हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? गेट 2021 बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे आज हम लोग, और उसमें भी हम लोग खास तौर पे बात करने वाले हैं रिडॉक्स पोटेंशियल की। रिडॉक्स पोटेंशियल पे कुछ सवाल आते हैं कभी कभी हमारे पास गेट के एग्जाम में, और जो कि काफी कैलकुलेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 55 है। द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन ऑक्सीडाइजेज NADH विद ऑक्सीजन बीइंग द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पहली लाइन तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के ETC के बारे में बता रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के अंदर NADH से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्सीजन के पास तक पहुंच जाते हैं लास्ट में। द रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर द टू हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो, जिसमें एक तो NAD पॉजिटिव की बात की हुई है और दूसरी है O2 की। तो सही मायने में कहें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कहानी में सबसे पहले NADH आता है और NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। एक तो रिडॉक्स पोटेंशियल दे रखा है हमें इस वाली रिएक्शन का, और लास्ट में जहां O2 आएगा और पानी बनाएगा तो हमें इसकी बात दे रखी है। यानी कि इन दो कैलकुलेशन के बेस पर हम पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का भी ये रिडॉक्स पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी को लेकर के सवाल भी है, द फ्री एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू O2, पूरी चेन हो गई कंप्लीट, इज डैश किलो जूल्स पर मोल, जिसे आपको राउंड ऑफ भी करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, और साथ में आपको दिया हुआ है फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन तो लगने वाली है, लेकिन कैलकुलेशन लगने से भी पहले इंपॉर्टेंट है कुछ बातों को समझना। जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट बात, भाई टाइम बॉम्ब की तरह टिक 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 करता हुआ आगे बढ़ रहा है एग्जाम आने के लिए। इस बार का एग्जाम वैसे भी कोई रूटीन एग्जाम नहीं है, क्योंकि गेट के एग्जाम में काफी कुछ बदलाव भी आए हैं। अब या तो हम इन बदलाव को अनदेखा करके जैसा चल रहा है वैसे तैयारी करते रहें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपनी किस्मत को यार हमारी किस्मत कितनी खराब है, हमारा तो एग्जाम ही पार नहीं होता। भाई एग्जाम पार ना होने के पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं है, जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम लोग पहले तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं और फिर भगवान के भरोसे और किस्मत का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। भाई किस्मत भी उन्हीं की होती है जो लोग मेहनत करते हैं और टाइम पर जाग जाते हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, हमें बदले हुए सिलेबस को देखना होगा और अपनी तैयारी को उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। जैसे कि सेक्शन नंबर 4 जो इस बार नया है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, और इसी में एक लाइन ये भी है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स, और इसी के अंदर आता है एनर्जेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको लेकर के ये सवाल भी है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा अपना फाउंडेशन क्रिएट कर लें। जैसे कि क्या तुम्हें ये इमेज याद है कि ये इमेज किस चीज की है? पहचान सकते हो भाई? पिंक पिंक तो है, समझ में आ गया, लेकिन ये इमेज है माइटोकॉन्ड्रिया की, और माइटोकॉन्ड्रिया को तो हम लोग बोलते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और पावर हाउस का काम क्या होता है? भाई पावर हाउस का काम है बिजली पैदा करना। हम जानते हैं बिजली पैदा करने के लिए कई तरीके हैं, थर्मल पावर स्टेशंस भी हैं, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हैं, और भाई पानी के डैम भी होते हैं। डैम वो चीजें हैं जहां हम पानी को रोकते हैं और फिर उसके बहाव को इस्तेमाल करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी मुझे पानी के बहाव से मिल रही है, उसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा कर रहे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पावर हाउस। सही मायने में हाइड्रो पावर स्टेशंस कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने का तरीका कुछ ऐसे ही है। भाई आप भी तो जानते हो ना कि अगर पावर हाउस काम करना बंद कर दें तो बत्ती गुल हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया भी इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करना रोक दे तो भाई हमारी भी बत्ती गुल हो जाने वाली है, और इसीलिए बहुत सारे तीखे जहर माइटोकॉन्ड्रिया वाले ही होते हैं। लेकिन जड़ में चाहे कुछ भी बात करें आएगी एनर्जी कहानी, और इसीलिए थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा जाने वाला टॉपिक है। आपको याद होगा एक एंथैल्पी होती है, एक एंट्रोपी होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोगों ने यह भी सीखा है कि जब कभी कोई चीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी का आउटपुट करती है तो कोई और रिएक्शन बायोलॉजी में उसका इस्तेमाल करके एक असंभव सी होने वाली रिएक्शन को संभव बना देती है। मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन by the help of another reaction which has a higher negative delta G value। हाँ, डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में हम बात जरूर करते हैं, बट आज बात डेल्टा जी की नहीं है, आज तो रॉकेट बनने की बात है।
अब इस रॉकेट को उड़ने के लिए भी तो जो रॉकेट का फ्यूल है, जब तक वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा उसे वो थ्रस्ट कहां से मिलेगा। तो भाई ऐसे ही कुछ कहानी हमारे साथ भी है। हम लोग खाना खाते हैं और इसी खाने में से जो हम एनर्जी निकालेंगे, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम भी रॉकेट बन जाएंगे। यानी कि सही मायने में एक तरफ जहां फूड मटेरियल हम लोग इनटेक करते हैं उसकी एनर्जी को निकालते हैं और फिर एनर्जी को इस्तेमाल करके हम अपनी दूसरी पाथवे चलाते हैं। लेकिन यहां तो आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है जो एनर्जी को भर के लेके जा रही है, बट हमारी बायोकेमिस्ट्री में गाड़ियां नहीं हैं, वहां पर कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं, जैसे कि NADH है या फिर FADH2 है या NADPH है, जिनमें से NADH और FADH2 बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। समझिए कि जहां मुझे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वहां से NAD इलेक्ट्रॉन लेगा, FAD इलेक्ट्रॉन लेगा और उस इलेक्ट्रॉन को कहीं और पर दे देगा। पूरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली कहानी है, या फिर जिसे आप ऑक्सीडेशन भी कहते हो, उस कहानी में ये है कि भाई फैट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इनको तोड़ा जाएगा कुछ खास पाथवेज में, जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, और वहां हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर उनको पकड़ेंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी हाइड्रोजन पंप्स को दी जाएगी जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट क्रिएट कर देंगे। बाद में उसी ग्रेडियंट से हम लोग F1 पार्टिकल का हेल्प लेकर के ATP भी जनरेट करेंगे। अल्टीमेटली जो भी वो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएंगे और पानी बन जाएगा। यही कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में है और यही कहानी क्लोरोप्लास्ट में भी है। बस शुरुआत में एनर्जी कहां से आई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे केस में एनर्जी को देने के लिए शुरुआत में फूड मॉलिक्यूल्स से, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो वहां मुझे मिलती है सूरज की रोशनी से एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वहां पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेटरी चेन की ओवरऑल थीम क्या हुई कि फूड मटेरियल से ऑक्सीडेशन कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। ये तो हुई थियोरेटिकल बात, लेकिन प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल को समझना जरूरी होता है, जैसे हम लोग E'0 भी कह देते हैं या फिर E'0। स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल किसी भी रिडॉक्स पेयर के लिए पहली बात ये हमेशा पेयर में ही होंगी, मतलब एक कोई केमिकल एंटिटी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में भी तो कुछ फॉर्म बनेगी ना उसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर AH मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन लिए हुए है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में ये A नेगेटिव है, तो अब जो पेयर बना मेरे पास एंटिटी का वो है AH और A नेगेटिव का पेयर, इसलिए हमेशा रिडॉक्स पेयर में होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो साथ में दूसरा कोई रिड्यूस होने के लिए भी चाहिए, इसलिए रिएक्शन रिडॉक्स कहलाती है। अब इसी के स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम E0 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जब कंसंट्रेशन 1 मोल हो, pH 7 हो, तो हम इसी कहानी को E'O से या फिर E'O से रिप्रेजेंट करते हैं बजाय E0 बोलने के। E'O बोलने का मतलब है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन रिडॉक्स पोटेंशियल। जब किसी अननोन केमिकल को हम रिडॉक्स पोटेंशियल नापना चाहते हैं तो जनरली उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बीकर में एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल लेते हैं जिसका हमें मालूम है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसकी वैल्यू को फिलहाल हम 0 मान लेते हैं। साथ में दूसरे कंटेनर में हम उस केमिकल को लेते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों फॉर्म में, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम देखना चाहते हैं। अब इन दोनों को हम एक तो वायर के थ्रू जोड़ रहे हैं और बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं और साथ में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ताकि सर्किट पूरा बन सके। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं आपके इस चैम्बर से दूसरी तरफ, तो हम कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है A से, और ऐसे केस में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आती है। लेकिन अगर यही ट्रांसपोर्ट उल्टी डायरेक्शन में हो तो इसे हम पॉजिटिव में इंडिकेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस वीडियो की डिमांड इतनी बड़ी है नहीं, तो इसलिए हम इन चीज़ों को बहुत खोल के समझा भी नहीं सकते, बट आई होप आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो मिल गया होगा ना। हमारी सेल्स के अंदर NADH जब NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो उस टाइम इसकी स्टैंडर्ड रिडॉक्स वैल्यू है -320 मिलीवोल्ट। सिमिलरली अगर आपके पास रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है और ये ऑक्सीडाइज होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, तो +30। रिड्यूस साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज होता है तो +230, और पानी जब ऑक्सीडाइज होता है तो +820। इस सीरीज में देखोगे तो सबसे कम वैल्यू NADH की है, सबसे ज्यादा वैल्यू पानी वाली स्टोरी की है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेंबर्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा,
सिर्फ इसी पॉइंट पर लगे होते हैं कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन लेने में सक्षम है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडाइज करती है NADH विद द ऑक्सीजन बीइंग द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लास्ट। द रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर द टू हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। जब NAD पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन अगर मैं देता हूं NADH बनाने के लिए तो उसका E0 डैश है -0.32 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं हाफ O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जोड़ रहा हूं और पानी बना रहा हूं तब इसी की E0 वैल्यू है 0.816 वोल्ट। अब मुझे फ्री एनर्जी चेंज पता लगाना है इस पूरी कहानी में कि अगर NADH से इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं O2 के पास तक तो कितनी कैलकुलेशन आएगी। फैराडे कांस्टेंट मुझे दिया हुआ था। तो भाई E0 डैश पूरा निकालने के लिए, क्योंकि दो रिएक्शंस हैं, मुझे ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। E0 डैश जो कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, E0 डैश जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनर था। अब क्योंकि इस केस में NAD ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी वैल्यू है इतनी और ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन लिया तो उसकी वैल्यू है इतनी। हम इन दोनों वैल्यूज को फार्मूले के अंदर डाल रहे हैं और फार्मूला डाल करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.136 वोल्ट की। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पता लगाने के लिए एक और फार्मूला है डेल्टा G0 डैश इज इक्वल टू -NF डेल्टा E0 डैश। यहां पर डेल्टा G0 तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का चेंज, N आपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ की है, F फैराडेज कांस्टेंट और डेल्टा E0 के बदलाव कितना आया। जब आप इन सारी वैल्यूज को यहां पर प्लांट करते हो और कैलकुलेट करते हो, मतलब आपके पास अगर डेल्टा G0 डैश निकालना है तो आप कहोगे 2 नंबर इलेक्ट्रॉन 2 थे मल्टीप्लाई बाय F यानी कि 96500 मल्टीप्लाई बाय जो आपका डिफरेंस आया था डेल्टा E0 डैश दैट इज 1.136। तो राउंड ऑफ करके ये आंसर आता है माइनस में 219 समथिंग समथिंग, जिसे हम किलो जूल्स में डिफाइन कर सकते हैं और ये पर मोल है। तो आपका करेक्ट आंसर है इस कैलकुलेशन के बाद कि -219 किलो जूल पर मोल। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें, ऑल्दो हम हिंदी में बात कर रहे हैं भाई, बट पॉइंट ये कि इस नंबर से क्या रिप्रेजेंट हुआ। ये नंबर ये बता रहा है कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है और कितनी रिलीज होती है 219 किलो जूल पर मोल। अगर एक मोल की क्वांटिटीज में बात करूं तो 219 किलो जूल एनर्जी रिलीज होने वाली है। और इसीलिए जब NADH से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू के थ्रू, तो जो ये एनर्जी मिल रही है मुझे ये एनर्जी अप्लाई होती है प्रोटॉन पंप के लिए और प्रोटॉन पंप इसी एनर्जी को स्टोर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में H पॉजिटिव की। आई होप और ये कैलकुलेशन आपको कुछ समझ में आई होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि इन चीजों को और यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आगे चल करके पढ़ना जरूरी है। F1 पार्टिकल को बट ATP लेसन फॉर टुडे करता है। बदले हुए सिलेबस को हल्के में मत लो। सिलेबस में जो बदलाव आए हैं इन पर क्वेश्चन भी आएंगे और इन क्वेश्चनों को करने की क्षमता तभी पैदा होगी जब आप इन बदले हुए टॉपिक्स को ढंग से पढ़ो। iFly के बारे में और जानकारी iFly के साथ गूगल कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कीजिए और पढ़िए हर टॉपिक को वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कि आप आने वाले क्वेश्चनों को iFly ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए 9013902981 और मत भूलिए हम लोग कैटलिस्ट हैं आपके सक्सेस के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और तैयारी को स्ट्रांग कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।